हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था कि श्वसन यानी रेस्पायरेशन एंड इट्स टाइप्स, तो वहां पर मैंने आपको श्वसन और श्वसन के प्रकार, दो प्रकार का श्वसन होता है, एक आक्सीय श्वसन और एक होता है अनाक्सीय श्वसन, है ना। इसके बारे में पढ़ा दिया था। वहां पर मैंने इसके डिफरेंस का डिस्कशन भी आपसे कर लिया था। और लास्ट एक छोटा सा टॉपिक ब्रीदिंग था, श्वासोच्छ्वास क्या होता है उसके विषय में भी मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद अगला जो जस्ट उसी के बाद टॉपिक रहेगा वो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र कहते हैं जिसको। तो श्वसन तंत्र क्या है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। इस तरीके से जब प्रश्न आता है तो आपको श्वसन का डायग्राम भी बनाना पड़ता है ना। तो डायग्राम एक जनरल डायग्राम है ना, केवल आपको समझाने के लिए ये डायग्राम मैंने बोर्ड पर यहाँ बना रखा है ना। बाकी जो रियलिटी में डायग्राम अच्छा है, ठीक से बना हुआ होगा, वो भी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसको बना लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर केवल समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा रफली डायग्राम बना दिया है। ठीक, तो ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, ये आपके श्वसन तंत्र में फेफड़े का डायग्राम। भाई श्वसन तंत्र में आप क्या है, मेन आपका जो श्वसन तंत्र का काम करने वाला अंग है वो फेफड़ा है। ठीक, तो अब यहाँ पर सबसे पहले बात आएगी ये श्वसन तंत्र होता क्या है ना। तो श्वसन की परिभाषा मैंने आपको बता दी थी, अगर इसकी परिभाषा लिखनी होगी श्वसन तंत्र क्या है, तो श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले, ध्यान से सुनिएगा, श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहा जाता है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो बस एक लाइन की डेफिनेशन बन जाएगी कि श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहा जाता है। ये आपका बन जाएगा डेफिनेशन। तो जनरल डेफिनेशन तो ये हो जाएगी। अब उसके बाद इसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है और उन्हीं के बारे में आपको लिखना होता है। ठीक, तो यहाँ पर रफली डायग्राम देखिएगा, ये डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ना ही कॉपी पर बनाना है, ये केवल मैंने समझाने के लिए आपको बना दिया है। रियलिटी में जो डायग्राम आपको बनाना होगा वो मैं अभी आपकी स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसको बना लीजिएगा। ठीक, तो देखिए इधर, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है आपका, देखिए सबसे पहले आप नाक बना सकते हैं इसमें, है ना, नाक और मुंह भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला अंग आपका क्या हो जाएगा, नासिका या नाक, नासिका भी लिखा हो सकता है या नाक लिखा हो सकता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आएगी ग्रसनी, है ना, ग्रसनी या फिर ग्रास नली, पूरी नली को ग्रास नली कह देते हैं और एक छोटे से भाग को कहते हैं ग्रसनी। ठीक, उसके बाद कंठ, कंठ का मतलब गला, इसी को क्या कह देते हैं, स्वर यंत्र, लैरिंग्स कह देते हैं इसको। ठीक, तो स्वर यंत्र कह लीजिए, कंठ कह लीजिए, जहां से आवाज निकलती है। तो कहीं कहीं पर देखेंगे स्वर यंत्र लिखा होगा और कहीं कहीं पर कंठ लिखा होता है, या इंग्लिश में लैरिंग्स लिखा होता है। ठीक, चाहे कंठ लिखिए या स्वर यंत्र भी लिखिए, यहाँ पर कंपन होता है और यहाँ से आवाज निकलती है। ठीक, तो इस जगह पर कंपन होगा और आवाज निकलती, फिर इस नली को कहते हैं श्वास नली, है ना। अब इसके आगे जो भाग मैंने बनाया है वो है आपकी श्वास नली। हालांकि आगे चल के नलियां दो भागों में डिवाइड हो जाती है, आहार नाल दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक श्वास नली हो जाती है और एक आपकी भोजन नली हो जाती है, फूड पाइप। ठीक, तो यहाँ पर ये नली जो आगे बनी है वो श्वसन नली है। अब ये श्वसन नली चल करके दो भागों में डिवाइड होगी, है ना, इसको भी क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर जब आएंगे तो ये श्वास नली है, और श्वास नली में जो देखेंगे तो हल्के हल्के ये क्या है आपके छल्ले पाए जाते हैं। इसमें कार्टिलेज, उपास्थि वलय, देखिए लिखा हुआ यहाँ पर, ये देखिए अस्थि और उपास्थि, डिफरेंस आपने पढ़ा होगा या आपको पता होगा, नाम सुना होगा, अस्थि और उपास्थि 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, अस्थि और उपास्थि। तो उपास्थि जो होती हैं वो मुलायम होती हैं, लचीली होती हैं। ठीक, अच्छा ये होता क्यों है, तो यहाँ पर श्वास नली में जो उपास्थि है इसका काम क्या है, तो इसका काम ये होता है कि जब श्वास नली में हवा ना हो, वायु ना हो, यानी जब आप सांस ना ले रहे हों, ठीक, तो श्वास नली चिपकने ना पाए, है ना, उसको चिपकने से रोकने के लिए, अगर चिपक जाएगी तो फिर सांस ले नहीं पाएंगे, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे, और व्यक्ति भगवान को प्यारा। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि जो श्वास नली है उसमें उपास्थि छल्ले या उपास्थि वलय गोल गोल पाए जाते हैं।
ताकि श्वास नली चिपके ना, है ना, जब उसमें वायु ना हो तब की बात है। इसीलिए इसके अंदर क्या है, ये छल्ले पाए जाते हैं, उपास्थि वलय। ठीक, उसके बाद जब आगे और बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर आपकी ये जो श्वास नली है दो भागों में डिवाइड, दो नलकियां अलग अलग फेफड़ों में जाएंगी। एक इधर वाले फेफड़े में देखी चली गई, है ना, इधर आपका ये बना हुआ है लेफ्ट साइड यानी बायां फेफड़ा है, एक आपका इधर है, ये है दायां फेफड़ा। ठीक, तो एक नली इस साइड में आ गई। अब इन दोनों नलियों से बहुत सारी, जैसे पेड़ में शाखाएं निकलती हैं, है ना, बड़ी बड़ी शाखाएं, फिर उन शाखाओं में कुछ उप शाखाएं निकलती हैं, उनके साइड साइड से निकली होती हैं, छोटी छोटी, जिसमें पत्तियां वगैरह लगी होती हैं, है ना, उसी तरीके से। तो यहाँ पर भी ये नलकी देखिए इधर आई है इस फेफड़े में, ये नलकी इधर आई, फिर इन नलकियों में छोटी छोटी देखिए यहाँ पर निकली हुई संरचनाएं हैं पेड़ की डंठल के जैसे। ठीक, यहाँ पर भी देखिए इसमें भी निकली हुई है ना। इनको क्या कहते हैं, तो ये जो मेन ब्रांच आपकी आई है इनको कहा जाता है श्वसनी। तो दो श्वसनी होती हैं, एक आपकी आती है बाएं फेफड़े में और एक जाती है ये दाएं फेफड़े में। ठीक, तो दो श्वसनी होती हैं। ठीक, ब्रोंकाई कहते हैं इनको इंग्लिश में, ब्रोंकाई। ठीक, उसके बाद ये श्वसनी यानी ये शाखा जो है वो उप शाखाओं में विभाजित हो जाएगी। अब इन उप शाखाओं को क्या कहते हैं, तो ब्रैंकियोलिस, श्वसनिकाएं कहते हैं। यानी श्वसनी छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें श्वसनिकाएं कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपकी जो बनी हुई है वो श्वसनिकाएं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है श्वसनिकाएं, ब्रैंकियोलिस। ठीक, तो इनको हम क्या कहेंगे, ये जो निकली हुई है इसमें ये सब आपकी श्वसनिकाएं हो जाती हैं, ब्रैंकियोलिस हो जाती हैं। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये क्या है, श्वसनिकाएं। उसके बाद इसमें गुब्बारे की जैसी संरचनाएं हैं छोटी छोटी, है ना, ये देखिए ये बनी हुई है फूल के जैसे, मैंने यहाँ पर बना दिया है, तो केवल आपको समझाने के लिए बनाया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये फूल के जैसी संरचनाएं बनी हुई हैं, है ना, एकदम फूल की जैसी बनी हुई है, तो गुब्बारे की आकृति कह सकते हैं या फूल की आकृति जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक, जिनको क्या कहते हैं, तो जिनको कहते हैं कूपिकाएं। ठीक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इनको क्या कहेंगे, तो इनको कहते हैं कूपिकाएं। देखिए इसमें लिखा है कूपिका या कूपिकाएं लिख सकते हैं। ठीक, कूपिकाएं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो कूपिकाएं कह सकते हैं इनको, ये जितनी भी है आपकी गुब्बारे की जैसी बनी हुई या फूल की जैसी बनी हुई है, ये कूपिकाएं हैं। होता क्या है कि इन कूपिकाओं में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी होल होते हैं। देखिए यहाँ पर बने हैं, इसके अंदर होल, यहाँ होल, यहाँ होल, यहाँ होल, इन सभी में क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। इन्हीं छेदों के माध्यम से क्या होता है, हवा अंदर आती है और फेफड़ों से बाहर जाती है। ठीक, तो हवा के अंदर बाहर आने का जो रास्ता है आने जाने का, वो इन्हीं छिद्रों के माध्यम से होता है। यानी इन्हीं छिद्रों के माध्यम से हवा अंदर आएगी और बाहर जाती है। ठीक भाई, ब्लड आता है तो ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो फेफड़े में आ जाएगी और उससे होकर के बाहर निकल जाएगी। बाहर से जो ऑक्सीजन लेंगे वो ब्लड की सहायता से होते हुए फिर से क्या है, फेफड़े से होते हुए आपकी शरीर में चली जाती है ना। तो इसी तरीके से ये काम होता रहता है कि वायु आती है जाती है, आती है जाती है, इन्हीं होल के माध्यम से, इन्हीं छिद्रों के माध्यम से होता रहता है। ठीक, उसके बाद इस फेफड़े के ऊपर, है ना, यहाँ पर देखिए डबल लेयर मैंने बनाई है। तो इसमें जो बाहरी लेयर होती है, फेफड़े के जो ऊपर की लेयर होती है ना, उस लेयर को कहते हैं प्लूरा, है ना। ये प्लूरा लेयर क्यों होती है, तो ये फेफड़े की सुरक्षा के लिए होती है। भाई फेफड़ा बहुत नाजुक अंग होता है कि नहीं, जैसे हार्ट वैसे फेफड़ा, है ना। तो इसीलिए क्या है, ये लेयर इसके ऊपर पाई जाती है प्लूरा, ताकि फेफड़ों पर कोई चोट जल्दी ना पहुंचने पाए। ठीक, और आपको ये तो पता ही है कि फेफड़े और आपका जो हार्ट है, जो हृदय है, वो सब क्या होते हैं, अस्थि पंजर, अस्थियों के कंकाल में बंद रहते हैं, ढांचे में। भाई ये पंजरी होती है ना यहाँ पर, इसके अंदर क्या है, आपके दोनों फेफड़े हैं और इधर आपका क्या है, हार्ट पाया जाता है। यानी हार्ट और दोनों फेफड़े क्या है आपके इस पिंजरे के अंदर बंद होते हैं, हड्डियों के ढांचे के अंदर बंद होते हैं, अस्थि पंजर कह सकते हैं उसको। ठीक, तो एक ढांचे के अंदर ये बंद होते हैं, हड्डियों के अंदर बंद होते हैं, है ना, ताकि उनकी पूरी सुरक्षा हो सके, ताकि बिल्कुल सुरक्षित हो सके वो, है ना। कुछ भी होता है, कभी चोट लगे तो उन पर कोई असर ना आए, हार्ट पर कोई असर ना पड़े, फेफड़ों पर कोई असर ना आए, इसीलिए क्या होते हैं, ये हमारे
कंकाल के अंदर, यहाँ पर जो होता है पिंजरा उसके अंदर बंद होते हैं ये सभी। ठीक, तो फिर उसके बाद क्या है, तो जब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें क्या होता है, हार्ट भी पाया जाता है बीच वाले भाग में। इसी के जस्ट नीचे साइड में क्या होता है, हार्ट भी होता है, हृदय होता है। ठीक, तो ये आपका हो गया कि जो बाहरी लेयर। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम फेफड़े में जो होता है वो डायाफ्राम का होता है। देखिए डायाफ्राम क्या होता है, इस तरीके से इसके एक नीचे मुड़ी हुई संरचना होती है जो फेफड़े से जुड़ी हुई होती है। ठीक, ये क्या करता है, तो डायाफ्राम फेफड़ों को धक्का देने का काम करता है। धक्का क्यों देता है, हवा को बाहर छोड़ने का, यानी हवा को खींचने में और बाहर छोड़ने में डायाफ्राम मदद करता है। ठीक, जब ये क्या करता है, जब ये डायाफ्राम फेफड़े को धक्का देता है, फेफड़े को ऊपर की ओर धकेलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सांस को बाहर की ओर छोड़ते हैं। ठीक, और जब ये डायाफ्राम नीचे की ओर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक, तो जब डायाफ्राम ये धक्का मारेगा इसको फेफड़े को, तब वहां पर क्या होता है, सांस हम छोड़ते हैं। और जब यहाँ पर क्या होता है कि जब यहाँ पर सांस लेते हैं तो डायाफ्राम आपका नीचे की ओर जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगी आपकी फेफड़े के विषय में एक सामान्य जानकारी, है ना, कि उसमें कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, है ना, और उनका थोड़ा बहुत मैंने ये बता दिया क्या काम हो सकता है ना। तो सभी के बारे में डिस्कशन लगभग मैंने यहाँ पर कर लिया है ना। तो ये डायग्राम तो मैंने जनरल आपको बना दिया है। उसके बाद अब यहाँ पर देखिएगा आपकी स्क्रीन पर जो रियल डायग्राम आपको किताब वगैरह में बना हुआ मिल जाता है वो यहाँ पर आ गया है ना। इस डायग्राम में भी आप सारी चीजें आपको क्लियर, अगर आपको बनाना होगा तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस डायग्राम को बना लीजिएगा। ये जो मैंने बनाया है ये केवल आपको समझाने के लिए बनाया है। ठीक, डायग्राम बनाने के बाद अंदर का पार्ट अगर इस तरीके से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वरना जिसमें ऐसे बना हुआ है आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई नंबर कटने वाला उसका नहीं है। तो यहाँ भी देख लीजिए इस डायग्राम में क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाया गया नासा मार्ग, नासा मार्ग या नासिका या नाक। ठीक, तो कुछ भी लिखा हो सकता है। नासा मार्ग का मतलब है नाक का द्वार, नाक का रास्ता जहां से वायु जाती है। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है नासिका, भाई नासिका है ये नाक है, इसके अंदर का मार्ग क्या है, नासा मार्ग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लिखा मुख गुहा, उसके नीचे बना हुआ है मुख, मुख या मुख गुहा, भाई मुख में मुख गुहा होती है, मुंह से भी सांस ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद उसके जस्ट नीचे है ग्रसनी, तो जो मैंने बना दिया है कि ग्रसनी उसके नीचे का पार्ट होती है। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ स्वर यंत्र, देखिए कंठ कहिए या स्वर यंत्र, आ गई वही बात मैंने बताया था, कंठ या स्वर यंत्र भी इसको कहते हैं, तो वो भी बना हुआ है यहाँ पर। उसके बाद लिखा हुआ है वायुनाल, वायुनाल कहिए, वायु नली कहिए या श्वास नली कहिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे श्वास नली लिख दीजिए या वायु नली लिख दीजिए या वायुनाल लिख दीजिए, सब एक ही है। ठीक, उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो मिलेंगी आपको श्वसनिया, लिखा हुआ है श्वसनिया। ठीक, तो दो लाइनें जो बनी हुई, जो मेन ब्रांच आपकी निकली हुई है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये मेन ब्रांच जो आई हुई है, जो मेन डंठल आई हुई है इधर, ठीक, इनको कहते हैं श्वसनी, ब्रोंकाई। ठीक, फिर ये छोटी छोटी टहनियों में विभाजित हो जाएंगी जिन्हें श्वसनिकाएं कहा जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर बनी हुई है। ठीक, उसके बाद इसके अंदर गुब्बारे जैसी संरचना है, वो मैंने बता ही दिया है आपको, क्या कहते हैं इनको, कोपिकाएं, और कोपिकाओं में छोटे छोटे छेद होते हैं, इन छिद्रों को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं वायुकोश। ठीक, तो छिद्रों को इसमें जो बने हुए हैं उनको कहते हैं वायुकोश। उसके बाद फेफड़ा लिखा हुआ, फेफड़ा मैंने बता ही दिया, दाया बाया, वायुकोश बता दिया है, और बीच में इस डायग्राम में हृदय भी आपको दिखाया गया है ना, कि इसके नीचे क्या होता है, हृदय भी होता है। ठीक, उसके बाद नीचे की ओर डायाफ्राम बना हुआ है, तो डायाफ्राम नीचे लिखा हुआ है। तो सारे पार्ट लगभग जो मैंने यहाँ पर बताए हैं वो इस डायग्राम में भी बनाए गए हैं। आप डायग्राम बना करके जिस तरीके से मैंने नाम बताया आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वहां पर नहीं होगी। ठीक, तो ये जानकारी हो जाती है इसके विषय में। अब आप क्या करेंगे, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी थ्योरी में जो लिखना है उसका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब इसमें लिखना क्या है, तो जितने पार्ट मैंने बताया है तो बहुत सारे पार्ट, लेकिन जो मेन मेन कुछ 4-5 पार्ट होंगे उनके बारे में आपको लिख देना है। बाकी बड़ा करना चाहें तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है इसके विषय में, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा आपकी स्क्रीन पर सबसे पहली हेडिंग आ गई है नासिका या नासा मार्ग। नासा मार्ग लिखा हुआ है, आप इसको नासिका या नासिका द्वार भी
लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया कि ओठ के ऊपरी भाग पर नासिका स्थित, नासिका का मतलब नाक, ओठ के ऊपर नाक है। ठीक, यह दो बाह्य नासक छिद्रों द्वारा बाहर की ओर खुलती है। ये दो छिद्र हैं, बाहर की ओर खुल रही है। ठीक, सर्वप्रथम वायु इसी भाग से होकर प्रवेश करती है। तो सबसे पहले वायु क्या होती है, इसी भाग से होकर के प्रवेश करती है। देखिए रटने की आवश्यकता नहीं है। अब नाक का क्या काम है, इससे आप लिख सकते हैं इसके भाग में, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ से रटा जाए, है कि नहीं। तो आप वहां से नाक के विषय में लिख सकते हो कि वायु इसी भाग से प्रवेश करती है, अंदर जाएगी। ठीक, तो पहला पार्ट आपका ये हो जाएगा, नासा मार्ग में आपको इतना लिख देना है। उसके बाद सेकंड नंबर फिर देखिएगा, सेकंड पार्ट जो इसका आया है वो क्या कहता है। तो सेकंड हेडिंग आपकी इसमें है स्वर यंत्र या कंठ। तो अभी मैंने आपको बताया था स्वर यंत्र कहिए या कंठ कहिए या गला कहिए। ठीक, इसमें क्या लिखा है देखिए, ग्रसनी से वायु कंठ द्वार से होती हुई श्वास नली में पहुंचती है। कहता है कि ग्रसनी से जो वायु है वो कंठ द्वार से होती हुई श्वास नली में पहुंचती है। ठीक, तो कंठ द्वार से जाएगी और श्वास नली में पहुंचेगी। ठीक, उसके बाद कंठ द्वार उपास्थियों से बनी एक बक्से के समान संरचना से घिरा होता है, जिसे स्वर यंत्र कहते हैं। तो बक्से के समान संरचना ये देखिए बनी हुई है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्वर यंत्र या कंठ कहते हैं। ठीक, तो इसमें आप ये बता सकते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग दूसरी में आप ये बता देंगे। थर्ड नंबर उसके बाद देखिएगा अगली हेडिंग क्या कहती है, श्वास नली। तो श्वास नली की बात आ गई है ना। इसमें देखिए तो कहा गया कि जो श्वास नली है ये आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाती है। यानी श्वास नली है ना, वक्ष गुहा में आगे चलकर या आगे की ओर बढ़ करके, देखिए ये श्वास नली है, आगे बढ़ करके क्या हो जाएगी, दो भागों में डिवाइड हो गई है ना। और आगे देखिए इसमें क्या बताया गया है, विभाजित हो जाती है। श्वास नली में गोल आकृति के छल्ले पाए जाते हैं, जिन्हें उपास्थि छल्ले कहते हैं। तो इसमें गोल आकृति के छल्ले पाए जाते हैं, जिन्हें उपास्थि छल्ले कहा जाता है। ठीक, ये मैंने बता ही दिया, उपास्थि छल्ले इसके अंदर होते हैं। ठीक, तो उसके बाद लिखा हुआ है कि श्वास नली है ना, श्वसनी में विभाजित हो जाती है। यानी जो श्वास नली है वो दो श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। एक इधर श्वसनी ये वाली हो गई और एक इधर श्वसनी ये वाली। दो मेन डंठल क्या है इसमें निकल जाती है, जिनको श्वसनी कहते हैं। ठीक, उसके बाद आगे देखिए क्या कहता है, कहता है कि श्वसनी आगे चलकर कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें श्वसनिकाएं कहते हैं। कहता है कि जो श्वसनी है वो आगे चलकर के कई भागों में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें श्वसनिकाएं कहते हैं। तो ये श्वसनी है, आगे देखिए छोटे छोटे इसमें और भाग बन गए, तो उनको का क्या क्या कहा जाएगा, श्वसनिकाएं कहा जाएगा। ठीक, तो वो हो जाएंगी आपकी श्वसनिकाएं। ठीक, तो इस तरीके से ये श्वसनी के विषय में हो गया। श्वसनी और श्वसनिकाओं के विषय में मैंने बता दिया आपको। ठीक, उसके बाद फिर देखिएगा अगला जो इसमें लिखा हुआ है वो है आपका फेफड़े, है ना। अब इस फेफड़े के विषय में देखिए क्या बताया गया है। कहता है कि ये हृदय के पास में स्थित लचीले अंग होते हैं। तो फेफड़े हृदय के पास में से लचीले अंग होते हैं, बिल्कुल ठीक। वायुकोश कहाँ होंगे, कोशिकाओं के अंदर। ये कोशिकाएं हैं, इनके अंदर छोटे छोटे छिद्र हैं, जिन्हें वायुकोश कहते हैं, है ना, जिनमें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो इनमें होता क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो फाइनली यहाँ पर ऑक्सीजन गैस और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, इसका आदान प्रदान होता रहता है। ठीक, तो ये बात फेफड़े के विषय में हो गई। उसके बाद अगला जो एक पार्ट इसका और है जिसके विषय में आप लिखना चाहे तो वो है डायफ्राम। लास्ट का पार्ट देखिए डायफ्राम है। तो डायफ्राम के विषय में आपको लिख देना है। देखिए डायफ्राम में क्या बताया गया है। तो डायफ्राम में देखिए लिखा हुआ है कि यह सांस ग्रहण करने व निकालने में सहायता करता है। बिल्कुल बात सही है। जिसका डायफ्राम नष्ट हो जाता है ना, डायफ्राम जिसका टूट जाएगा तो फिर वो व्यक्ति सांस नहीं ले पाएगा। ठीक, तो फिर आर्टिफिशियल तरीके से वेंटिलेटर वगैरह उसके अंदर लगा दिया जाता है। जबरदस्ती वहां पर मशीन के द्वारा फिर क्या करना पड़ेगा, उसको हवा खींचनी पड़ेगी और छोड़नी पड़ती है। तो डायफ्राम टूटने पर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाती है, क्योंकि वहां पर फिर सांस लेने का काम रुक जाएगा और जैसे ही सांस लेना रुक जाएगा प्रोसेस, वैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे श्वसन में इंपॉर्टेंट जो अंग माना जाता है वो डायफ्राम है। डायफ्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग होता है और ये काफी नाजुक लचीला भी होता है। ठीक, तो डायफ्राम के टूटने पर या उसके नष्ट होने पर व्यक्ति के मरने की संभावना पूरी 100% रहती ही है, अगर ये टूट जाएगा या नष्ट हो जाएगा तब।
फिर उसके बाद देखिए आगे क्या बताया गया है। कहता है कि जब डायफ्राम नीचे जाता है तो व्यक्ति सांस लेता है। कहता है जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, या ऐसे कह लीजिए कि जब कोई व्यक्ति सांस लेता है तो उसका जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर जाता है, और जब वो सांस छोड़ता है तो डायफ्राम क्या करता है, ऊपर की ओर आता है। हम लोग यह सांस लेते हैं, जैसे मैंने सांस ऊपर की ओर खींचा, तो जैसे मैंने सांस ऊपर की ओर खींचा तो वहां पर क्या हुआ, डायफ्राम हमारा नीचे की ओर चला गया। तो ये डायफ्राम हमारा नीचे की ओर चला गया, और जैसे ही हमने सांस छोड़ा वैसे ही डायफ्राम हमारा क्या होगा, ऊपर की ओर आ जाएगा। तो यही बात इसमें लिखी हुई है। और जब व्यक्ति सांस छोड़ता है तो डायफ्राम ऊपर की ओर आता है। ठीक, तो ये आपकी टोटल 5 हेडिंग हो जाती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके विषय में आप लिख सकते हैं। तो बारी बारी करके सबके विषय में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर बता दिया है ना। इसके बाद क्या होगा कि जितनी भी थ्योरी मैंने आपको बताई है सभी की डिफिनेशन अभी यहाँ पर बोर्ड पर क्रम से लग जाएगी। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसको नोट्स वगैरह बना लीजिएगा, आप उसको अपने पास लिख लीजिएगा। भाई अभी मैंने आपको समय दिया नहीं स्क्रीनशॉट लेने का, अभी तो मैं आपको बताता चला गया, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि सारी थ्योरी आपके इस पर आ जाएगी बोर्ड पर, तो उसको क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा श्वसन तंत्र। तो ये बात मैंने आपको बता दी कि श्वसन हमारा क्या होता है, और श्वसन तंत्र उसका सचित्र वर्णन जो पूछा जाता है प्रश्न, वो भी मैंने आपको करवा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए, शेयर जरूर करते रहिए, है ना, क्योंकि बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है आपको वीडियो प्रोवाइड करने में। ठीक, तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।